हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडी करंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड दे आर आल्सो नोन एज द फौकाल्ट्स करंट। एंड एक्चुअली एडी करंट्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट है बाय द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हुए और दे आर इंड्यूस्ड इन द बल्क पीसेस ऑफ द कंडक्टर्स। सो एडी करंट्स की बात करें तो एडी करंट्स आर द currents which are induced are the currents, eddy currents are the currents induced in the bulk of the bulk pieces of the conductor. Of the conductor और किसके कारण से? वही by the variation of the magnetic flux are the currents induced in the bulk pieces of the conductor due to the variation of the magnetic flux. Variation of the magnetic flux. Link with it, with them. अब इनकी शेप की बात करें और एडी करंट्स क्यों नाम दिया इनको, इसके बारे में, तो इनकी जो शेप है वो शेप रिजेंबल करती है with the whirlpools, with the whirls of eddies of water. आपने नियाग्रा वाटरफॉल सुना होगा, एडीज ऑफ वाटरफॉल, इसीलिए इनको एडी करंट्स भी नाम देते हैं और फौकाल्ट ने इंट्रोड्यूस किया था इसलिए इनको फौकाल्ट करंट हम कहते हैं। ठीक है, सपोज ग्रेट हाइट है, नियाग्रा वाटरफॉल की बात करें इस तरह की, तो वाटरफॉल पे जब बॉटम पे जब शेप बनती है वो इस तरह की बनती है, एडीज के शेप की, इस तरह की। तो इस तरह की शेप को हम क्या नाम देते थे? एडीज कहते थे। तो इनके अंदर जो करंट आएंगे वो स्वर्लिंग करंट या बर्लिंग करंट या व्हर्लपूल की फॉर्म में होगी। देखिए कैसे, कि सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये कोई कंडक्टिंग शीट ले लिया, हमने कोई कंडक्टर ले लिया पूरा, वहाँ तो कोई लूप लेते थे, रिंग लेते थे, लेकिन ये पूरा आपके पास मेटेलिक कंडक्टर है और इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। सपोज ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है और हम ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सपोज चेंज हो रही है, यहाँ पे मीन से इंक्रीजिंग है इस तरह का फील्ड। इधर की तरफ मैंने कहा कि फील्ड कैसा है? इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। तो अप्लाइड फील्ड इंक्रीजिंग इधर की तरफ है, तो इंड्यूस्ड फील्ड क्या होता है? इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अप्लाइड फील्ड ऐसे अपवर्ड था, तो इंड्यूस्ड फील्ड कैसा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। तो इसके अंदर जो फील्ड इंड्यूस होगा तो वो कैसी डायरेक्शन में होगा? उसको अपोज करने के लिए। ये तो था कैसा? अप्लाइड फील्ड। तो जो इंड्यूस्ड फील्ड होगा दैट विल बी इन द अपोजिशन। यहाँ पे इधर की तरफ फील्ड इंड्यूस होगा, बी जो इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये बी इंड्यूस जब इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है तो इसके अंदर जो करंट है वो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेंगे इस तरीके से, वैसे, ताकि वो लेंस ला के कारण से अपोजिशन। तो ये रिजेंबल कर रही हैं व्हर्लपूल से इनकी शेप, तो इसलिए इनको क्या नाम दिया? एडी करंट्स नाम दिया। क्या नाम दिया इनको? वी आर कॉलिंग इट एज एडी करंट्स। इन करंट को नाम क्या दिया? एडी करंट्स। अगर मान लो ये अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही होती है इस डायरेक्शन के अंदर, तो फिर करंट इंड्यूस्ड सेम डायरेक्शन होता है इस तरीके से, तो इधर तरफ क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो उसके कारण से इंड्यूस हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इससे लिखते हैं। तो एज ई होता है आपके पास माइनस डी फाई बी बाई डी टी। और अगर इस कंडक्टिंग प्लेट का रेजिस्टेंस अगर आर है
आर इसका क्या हो, रेजिस्टेंस हो, तो देन इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, जिसको हम यहाँ एडी करंट नाम दे रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल टू होगा ई बाय आर, एंड व्हाट इज ई है, दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी. सो यू कैन राइट इट एज आई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी और डिवाइडेड बाय आर. ठीक है, और ये आपके पास इंड्यूस्ड करंट का एक्सप्रेशन हो गया. यहाँ ये बात ध्यान रखिए कि जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन लेंस लॉ के कारण से, जो कि कहता है कि अपने कार्स को अपोज करता है इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड नेगेटिव साइन इज एज पर लेंस लॉ, जो कि हम पहले अप्लाई कर चुके हैं काफी, कि इंड्यूस्ड करंट इस तरह से अपनी डायरेक्शन को रखेगा ताकि वो अपने कार्स को क्या करे, अपोज करे. ठीक है, सो एज टू मेंटेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि ये इनकी जो शेप्स है, शेप रिजेंबल कर रही किसके साथ, एडीज के साथ. तो वर्लपूल की फॉर्म में वर्ल्स हैं, तो वर्लिंग करंट कह दें इनको, या फिर स्वर्लिंग करंट्स कह दें. ठीक है, और सर्कुलेटिंग करंट्स, तो वर्लिंग करंट या सर्कुलेटिंग करंट या स्वर्लिंग करंट्स, इन करंट्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, एडी करंट्स कह रहे हैं. ठीक है, इसको हम फोकाल्ट करंट्स भी कहते हैं. फोकाल्ट करंट्स क्यों कहते हैं, कि फोकाल्ट ने इंट्रोड्यूस किया था इसे, तो फोकाल्ट करंट्स, फोकाल्ट ने एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बेसिस पे आइडिया दिया था एडी करंट्स का, तो फोकाल्ट करंट भी कहते हैं. सो नाउ let us discuss some experiment or examples for the eddy currents. तो पहला जो एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट को हम कह रहे हैं that is the jumping disk experiment. Jumping disk experiment. इस जंपिंग डिस्क एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि एक हम इलेक्ट्रॉन मैग्नेट बना देते हैं किसी सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर के फॉर्म में यूज करके, और उसके ऊपर एक सोलेनोइड बाउंड कर देते हैं. सो इस तरह से ये हमारे पास सोलेनोइड है, और इसको हमने किसी कोर के ऊपर बाउंड कर दिया. तो ये हमारे पास कोर थी, सॉफ्ट आयरन कोर थी इसको. और इसको हमने किसी करंट सोर्स से कनेक्ट कर दिया था कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाए. ठीक, सपोज ये हमने सेल ले ली, और इसको एक की से कनेक्ट कर दिया, और की भी कैसे ले ली हमने, टैपिंग स्विच की फॉर्म में ले ली. और एक मेटल डिस्क हम यहाँ इसके ऊपर रख देते हैं. ये मेटल डिस्क है, जिसका मतलब एक प्लेट की तरह, और वो सर्कुलर मेटल डिस्क रखती है. इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब जैसे ही इस स्विच को टैप किया, means as soon as the switch is closed, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करना स्टार्ट करेगा, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा. और ये जो मेटल डिस्क है that is found to jump in the air. ये मेटल डिस्क क्या करती है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है अपवर्ड डायरेक्शन में एंड जंप्स इनटू द एयर. इन द एयर. अब ये जो जंपिंग हुई है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ द एडी करंट, दिस इज ड्यू टू द एडी करंट्स. और ये जंप करके फिर ग्रेविटी के कारण से फॉल करेगी और फिर गिर जाएगी. ठीक है, और अगर इसको रिलीज करते टाइम भी सेम इफेक्ट, क्योंकि करंट की स्ट्रेंथ वहां डिक्रीज होगी. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब इसको स्विच को हमने क्लोज किया, स्विच क्लोज करते इसके अंदर करंट फ्लो किया,
तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना था इसके एक्सिस के अलोंग क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, राइज करेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे ही इस चीज को हम क्लोज करते हैं दैट करंट बिगिंस टू राइज, करंट क्या करता है, इंक्रीज करता है, और करंट जब इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, और इसके कारण से इस मैग्नेटिक फ्लक्स से सपोज ये डिस्क थी, तो इस डिस्क के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या करेगी, लिंक करेगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि B प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, I के, और फाई होती है आपके पास B इंटू T, तो I इंक्रीज कर रहा है तो B भी इंक्रीज करेगा, और B से कौन लिंक कर रखी है, फाई लिंक कर रखी, B के कारण से फाई चेंज होगी, फाई B, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगी, EMF इंड्यूस होगा तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, और करंट किस तरह से, सपोज इसके इस फेस के अंदर ये भी मान लो करंट ऐसे चल रहा है, कैसे चल रही है बताइए, इस तरह की डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, मींस यहाँ पे जो ये ड्रम था इसका, तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन इस तरह की मींस क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज थी, मींस ये फेस क्या था, साउथ, ये फेस कैसा बन गया था, साउथ, और सपोज किसी इंस्टेंट पे ये था नॉर्थ। तो अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रही है तो EMF इंड्यूस होगी, और वो EMF इंड्यूस क्या करती है, अपने काज को अपोज करती है, तो काज को अपोज करने का मतलब इसका जो लोअर फेस है इसके अंदर भी कैसी इंड्यूस हो जाएगी, ये साउथ था नॉर्थ था, तो इसके लोअर फेस में भी क्या जाएगा साउथ, और इसके अपर फेस में क्या जाएगा नॉर्थ, ताकि ये साउथ साउथ क्या करे, रिपेल करे, तो इनके बीच में रिपल्शन फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो ये जंप कर जाएगी एयर के अंदर, ठीक है, और ग्रेविटी इफेक्ट के कारण से फिर फॉल करेंगे, और ग्रेविटी इफेक्ट के कारण से फॉल करके फिर आ जाएगी, ऐसे ही की को रिलीज करेंगे, की को रिलीज करेंगे तो उसका उल्टा होगा, करंट डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है अल्टीमेटली, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, EMF इंड्यूस होगी तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, इसके अंदर भी नॉर्थ, सॉरी ये साउथ, और फिर ये क्या साउथ ही रहेगा, सॉरी क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, बैटरी सेम, तो साउथ फिर ये रिपेल करेगी, तो इस तरह का इफेक्ट किसके कारण से, जो ये करंट आ रहा है ये मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण से जो EMF इंड्यूस होगी इज इक्वल टू माइनस d/dt, और उसके कारण से करंट इंड्यूस हो जाएगा I इज इक्वल टू E/R, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इसके अपर फेस के अंदर जो करंट है वो कैसी पोलैरिटी ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इसके अंदर यहाँ पे जो करंट चल रहे होंगे वो कैसे चल रहे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होंगे, ठीक है, नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज, और लोअर फेस के अंदर कैसे होंगे, क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये जो करंट है दीज आर व्हाट एडी करंट्स, तो एडी करंट्स के कारण से ये जो डिस्क है वो जंप कर रही है एयर के अंदर, ठीक है। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं जो कि एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग को इंडिकेट करेगा। सेकंड इज, आप इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए दो आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल हॉलो सिलेंडर्स ले, एक तो किसी मेटल का, सपोज एल्यूमिनियम का, और दूसरा पीवीसी पाइप, सपोज ये आपके पास है पीवीसी पाइप, और दूसरा जो सिलेंडर है वो आपके पास सपोज है किसी एल्यूमिनियम का, ये आपके पास है एल्यूमिनियम सिलेंडर, और ये पीवीसी पाइप का, सेम रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम थिकनेस, और एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट, सपोज नियोडिमियम का मैग्नेट आप ले लेते हैं, और जो कि इसके डायमीटर से थोड़ा सा स्लाइटली कम होता है कि इसको फ्री मोशन हो, इसके अंदर फ्री फॉल कर सके। अब हम क्या करते हैं, बार मैग्नेट्स लेते हैं, इनको क्लैंप स्टैंड पे लगा देते हैं किसी, ठीक है, दोनों को सेम हाइट के ऊपर, और उसके बाद हमारे पास एक स्टॉप वॉच ले लेते हैं, स्टॉप वॉच में हम टाइम नोट करेंगे, टाइम ऑफ फॉल कितना टाइम लेते हैं, तो आप देखेंगे जब इनसे बार मैग्नेट्स को गिराया जाता है तो इन दोनों केसेस को अगर कंपेयर करते हैं तो इस केस में, फर्स्ट केस में जो टाइम ऑफ फॉल है, द टाइम ऑफ फॉल is just equal to the time of vertical fall under the gravity, मींस दोनों टाइम क्या आते हैं, सेम आते हैं। इसका जो टाइम ऑफ फॉल, जैसे सपोज यहाँ पे अगर हम यहाँ से गिराते हैं इसको उतनी हाइट से, तो जितना टाइम यहाँ ये इस केस में लेता फर्स्ट केस में, उतना ही केस में ले रहा है सेकंड केस में ले रहा है। लेकिन जब हम इसके केस में देखते हैं तो ये जो टाइम है, द टाइम इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू द फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो टाइम
आपके पास सॉरी दैट इज ग्रेटर, टाइम इज मच ग्रेटर, बहुत ज्यादा टाइम लेता है, टाइम ज्यादा लेता है, इसका मतलब मोशन क्या हो रही है, रिटायर्ड हो रही है, अपोज हो रही है। तो कैसे बताएंगे हम इसको, क्योंकि ये तो इंसुलेटिंग है, तो इंसुलेटिंग है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज भी होगी तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी और करंट इंड्यूस नहीं होगी। लेकिन ये कैसा है, मेटल का है, और मेटल के अंदर जब मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक कर रही है इसकी मोशन के कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी और करंट इंड्यूस होगी। तो इसका मतलब मोशन को अपोज करेगा, अपने काज को अपोज करेगा वो इंड्यूस करंट। तो इसका जो अपर फेस के अंदर कैसी पोलैरिटी आएगी, जो ये इसके अंदर जो करंट आएंगे, क्योंकि मोशन नॉर्थ इसकी तरफ आ रहा है तो नॉर्थ को दूर की तरफ फेंकेगा, तो इसके अंदर जो करंट है वो इसकी बॉडी के अंदर वो इस तरह से इंड्यूस हो जाएंगे कि अपर फेस नॉर्थ और लोअर फेस का साउथ। तो इसके अंदर पूरी के अंदर क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, करंट इंड्यूस, और वो इसकी मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। हम पहले इसका केस देख भी सकते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लेस देन जी। अब जब एक्सेलरेशन कम होगा तो इसका अंदर टाइम क्या होगा, टाइम टेकन विल बी मोर, और टाइम टेकन मोर इसका मतलब अपोजिशन ड्यू टू द एडी करंट्स, अपोजिशन ऑफ मोशन, क्योंकि रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं एडी करंट्स, अपोजिशन ऑफ मोशन ड्यू टू एडी करंट्स। ठीक है, अब थर्ड एक्सपेरिमेंट देखते हैं, इसके बाद इसको फोकार्ड्स एक्सपेरिमेंट भी करें। सो हम थर्ड एक्सपेरिमेंट डिस्कस करें, दैट इज द फोकार्ड्स एक्सपेरिमेंट। इसके बेसिस पे एडी करंट्स के बारे में ज्यादा क्लियर हो पाया था फोकार्ड। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एक फिक्स्ड रिजिड स्पोर्ट से किसी इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से या थ्रेड से, सपोज एक पिवट है, और एक किसी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लेट, सपोज हम रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेते हैं मेटल, इस मेटल की प्लेट को सपोज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सपोज ये फेस है उसका साउथ और ये सपोज नॉर्थ, किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर रख रहे हैं। पहले स्टार्टिंग फर्स्ट केस के अंदर, केस फर्स्ट जब आप ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऑफ है, B0, दैट इज ऑफ, फील्ड इज ऑफ। और इस पिवट के अबाउट ये ऑसिलेशन कर सकता है, सपोज इस तरह से, हालांकि ट्विस्टिंग भी कर सकता है, तो हम इजी मोशन ले लेते हैं जो आसान है। तो ये इधर की तरफ ऐसे, इधर की तरफ ऐसे, इस पोजीशन के अबाउट क्या कर सकता है, इस फील्ड से बाहर और अंदर, जैसे इस फील्ड से बाहर और अंदर आना और बाहर आना, इस तरह से क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। तो हमने पहले फील्ड की सप्लाई को ऑफ रखा, मींस नो मैग्नेटिक फील्ड इज देयर। तो इस मेटल प्लेट को क्या किया, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब किया स्लाइटली से बाय सर्टेन एंगल से थीटा, और इसको डिस्प्लेस करके हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, एक तरह से पेंडुलम की मोशन है उस तरह से। तो हम देखते हैं कि इसकी ये कुछ ऑसिलेशन, सपोज हम 20 ऑसिलेशंस की बात करते हैं, 20 ऑसिलेशंस ऑसिलेट करता है, ठीक है, और इसकी ऑसिलेशंस किस तरह की होती है, डैम्प होती हैं। तो और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, ये कम्स टू रेस्ट। सपोज इसने 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने के लिए इसने जो टाइम लिया दैट इज से 30 सेकेंड्स। हमने एक एस्टिमेशन के तौर पे लिख लिया इसको। इसके बाद सेकेंड केस में क्या किया, बी की सप्लाई को ऑन कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन, और इसको फिर ऑसिलेट करके उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करके बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और हमने इसको छोड़ दिया सेट फ्री। तो ये क्या करेगा, फिर ऑसिलेट करेगा, और इसके बाद फिर हमने इसका क्या देखा, टाइम पीरियड नोट किया, वही अगेन से फॉर 20 ऑसिलेशंस, और 20 ऑसिलेशंस के लिए फिर टाइम नोट किया। तो ये आपके पास आया फिर 20 सेकेंड्स।
इसका मतलब ये हुआ कि इट इज कमिंग टू रेस्ट क्विकली। इसका मतलब इसकी जो मोशन है वो डैम्प्ड हो गई है और अपोज हो गई है, मींस मोशन क्या हो गई है, अपोज हो गई, दैट इज डैम्पिंग इफेक्ट इज देयर। डैम्पिंग इफेक्ट, डैम्पिंग मोशन होगी इसकी। कैसे हुई? हम ये कह रहे हैं कि इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगी, सपोज ये नॉर्थ टू साउथ, और ये क्या कर रहा है, इससे फील्ड के अंदर आया, फील्ड से बाहर गया, फिर फील्ड के अंदर आया और फील्ड से क्या गया, सपोज बाहर गया। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस एरिया के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रही है उसका अमाउंट चेंज हो रहा है। जब फील्ड से बाहर चला जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगी, फील्ड के अंदर आएगा फिर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे पूरे एंटायरली हो जाएगा फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही तो ईएमएफ इंड्यूस होगी और करंट इंड्यूस होंगे, और वो करंट किसके फॉर्म में होंगे, बल्स के फॉर्म में और एडीज की फॉर्म के अंदर। तो वो करंट सपोज हमने इस तरह से ले ली, यहाँ दिखा देते हैं, ये फेस नॉर्थ है तो इसी के पोलैरिटी का ले लिया हमने सपोज, ये देखिए। और ये जो एडी करंट्स हैं ये इसकी मोशन को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, डैम्प कर रहे हैं इसको, ताकि इसको क्या करे, ऑसिलेशन में जल्दी क्या हो जाती है, डाई आउट हो जाती है। तो ये जो करंट इसके अंदर आए, इन करंट्स को हमने नाम दिया क्या, एडी करंट्स। तो इसका मतलब एडी करंट्स मोशन को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब एडी करंट्स जो है एक तरह का अनडिजायरेबल है, आपकी मोशन को डैम्प कर, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहे हैं। तो मशीनरी पार्ट या मूविंग पार्ट्स है उनकी मोशन को रिटायर्ड करेंगे, आपके जो एफर्ट्स को या आपके जो फ्यूल को ज्यादा कंज्यूम करवाएंगे। तो इसलिए इसको मिनिमाइज करने की हम कोशिश करते हैं कि एडी करंट्स को मिनिमाइज करते हैं। एडी करंट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, टोटली कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो थर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया, इसमें जो केस थर्ड लिया, केस थर्ड में ये जो कंडक्टर लिया है इसको स्लॉट्स की फॉर्म में ले लिया। किसकी फॉर्म में, स्लॉट्स वर मेड, स्लॉट्स का मतलब कट, स्लॉट्स और कट्स वर मेड इन द कंडक्टर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि एडी करंट्स मिनिमाइज कर रहे हैं, एडी करंट्स मोशन को अपोज कर रहे थे, तो I इज इक्वल टू होता है आपके पास V बाय R। तो रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होता है, तो हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं ताकि एडी करंट्स क्या हो जाए, डिक्रीज। तो रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू रो L बाय A। मेटल की जो प्लेट है उसके नेचर को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो लेंथ बढ़े और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो, कम, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा और पाथ लेंथ भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमने स्लॉट्स के फॉर्म में लेंगे। तो जैसे कि देखिए कि अगर इस कंडक्टर को हम ऐसे स्क्वायर प्लेट ना लेकर के इस तरह से, जैसे ये होता फ्लैट तो एरिया ज्यादा था, लेकिन इस तरह से कट बढ़ा देंगे तो पाथ लेंथ ज्यादा हो जाएगी। दूसरी बात कि एरिया यहाँ से कट होकर के निकल गया तो एरिया कम हो गया, तो एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और रेजिस्टेंस इंक्रीज तो करंट डिक्रीज। तो एडी करंट्स को डिक्रीज करना है तो इस तरह से स्लॉट्स बना लिए इसके अंदर, ताकि जो करंट को जो पाथ फॉलो करना पड़े वो ग्रेटर पाथ फॉलो करना पड़ेगा, और जो एरिया क्या हो गया है, डिक्रीज, एरिया क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ठीक है। और लेंथ जो पाथ लेंथ है जो इस करंट को फॉलो करना पड़ रहा है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया आपके पास, इस तरह का पाथ फॉलो करना पड़ रहा है। तो हमने क्या किया, इसको किसके फॉर्म में ले लिया, स्लॉट्स लेकर के कट बना लिए इसके अंदर, ठीक है। और अब इसके बाद इसको इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर दिया, ऑसिलेट करने दिया। और अब जब हम देखते हैं इसको जब सस्पेंड कर दिया जाता है उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सपोज ये साउथ और ये इधर की तरफ सपोज इसका नॉर्थ फेस, तो जो इसका 20 ऑसिलेशंस का अब टाइम है दैट इज फेयरली इंक्रीज।
अब वो बढ़ जाता है, पहले 30 सेकंड था, 30 से डैम्प्ड होकर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण से एडी करंट से डिक्रीज होकर 20 सेकंड, तो सपोज वो आपके पास 20 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड अब कितना आ गया, सिर्फ 25 सेकंड। मींस आपके पास जो मोशन डैम्प्ड हो रही थी, अब वो जो डैम्पिंग इफेक्ट क्या हो गया, कम, दैट इज डैम्पिंग इफेक्ट इज रिड्यूस्ड। क्यों रिड्यूस हो गया, एज एडी करंट्स हैज बीन डिक्रीज्ड, एज जो एडी करंट्स का अमाउंट है वो डिक्रीज हो गया, एडी करंट्स हमने क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इसलिए कंडक्टर्स को किसकी फॉर्म में ले लेते हैं, स्लॉट्स की फॉर्म में ले लेते हैं। और अगर हमें कोई कोर यूज करनी है, सपोज ट्रांसफार्मर की कोर यूज करनी है, तो उसके अंदर भी लैमिनेटेड एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, लेकर या वार्निश यूज कर देंगे इंसुलेशन के लिए, और थिन प्लेट्स वन ओवर द अदर, और पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड को हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ हम एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं एडी करंट्स की। हमने देखा कि एडी करंट्स एक्चुअली एक तरह का अनडिजायरेबल इफेक्ट है, लेकिन फिर भी है। तो उसकी जो अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या क्या थे, एक तो ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता था, अपोजिस द रिलेटिव मोशन। और इनकी डिसएडवांटेजेस हैं या लिमिटेशंस है, उसको ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के तौर पे यूज करेंगे। दूसरा, क्योंकि हमने कहा था कि एडी करंट्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, तो एडी करंट्स किस कारण से, जो कंडक्टर का क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो उसके कारण से उसके अंदर हीट की फॉर्म में लॉस होगा, दैट इज एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट। तो इन दोनों पॉइंट्स को ही, रिलेटिव मोशन को अपोज करना, उसको ब्रेकिंग एक्शन में सपोज यूज कर लें, हीटिंग इफेक्ट को सपोज इंडक्शन फर्नेस के अंदर, तो एप्लीकेशंस हम डिस्कस करते हैं इसकी। तो एप्लीकेशन जो सबसे पहली एप्लीकेशन ली जाएगी वो आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, ये एक्चुअली जो यूज होगा, इसका जो एप्लीकेशन है, एग्जांपल फॉर एग्जांपल डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। एक्चुअली आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, गैल्वेनोमीटर कैसे डिवाइस थी जो कि सर्किट के अंदर करंट की प्रेजेंस को या वोल्टेजेस के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता था। तो जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर की, तो अगर जो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती थी, सपोज ये कॉइल है, और वो किसी, ये कॉइल, इसको सर्कुलर कॉइल ले लेते हैं इस तरह से, ये इसके टर्मिनल्स थे, और इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख रखा है, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ और सपोज साउथ। तो जब इन एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, और करंट कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या एक्ट करता है, एक टॉर्क एक्ट करता है। तो ये इसका सपोज पॉइंटर था। तो पॉइंटर क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये सपोज 0 थी, ये सपोज 3। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। लेकिन एक्चुअली जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है, दैट डू नॉट कम मोमेंटली टू द रेस्ट, बट इट मेक्स द ऑसिलेशन, ऑसिलेट करती है। तो जैसे ही कोई स्टेडी करंट इस गैल्वेनोमीटर कॉइल के अंदर पास किया, तो इसकी कॉइल है क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी उस टॉर्क के कारण से, बट इट द कॉइल ऑफ मैग्नेट oscillates and does not come to rest instantly। इसका मतलब कुछ टाइम लेती है, कुछ डिले होता है, ठीक है, एक्चुअल रीडिंग तक की जो वहां पे आने के लिए। क्योंकि अगर मान लो उसको ऑसिलेट करेंगे तो ये रीडिंग है या ये है, ये हमें श्योर नहीं है, तो फिर तो आप ये कह सकते हो दैट इज डिले occurs to come to rest। तो इसका मतलब इसकी जो मोशन है वो किस तरह की हो रही है, डैम्पिंग टाइप की हो रही है। तो
तो अब इसको क्या करें, इसकी मोशन को हमें अपोज करना है, इसकी मोशन को क्या करना है, अपोज करना है। तो हम क्या करें, इसकी जो कोयल जो वाउंड की है उस कोयल को किसी हम मेटेलिक फ्रेम बाय वाउंडिंग wound the coil on a metallic frame, metallic core which is non-magnetic ले लें, ठीक है। तो इसकी जो कोयल ले लें वो किस पे वाउंड कर दें हम, सपोज किसी कोर ले ली, कैसी, मेटेलिक कोर। तो इस मेटेलिक कोर के ऊपर अगर माउंट किया है तो जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ इंड्यूस अपनी डायरेक्शन इस तरह से रखेगी कि इसकी मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो इसकी जो ऑसिलेशंस है उसको क्या करेगी, अपोज करके दैट कम्स टू रेस्ट सूनर, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो बीट्स थी उन बीट्स को क्या कर देता है, टाई आउट कर देता है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं हम, डेड बीट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। डेड बीट गैल्वेनोमीटर ऐसा होगा जिसकी कोर के अंदर हमने कोई सपोज सॉफ्ट आयरन कोर डाल दी हमने, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक टाइप का कोई मेटेरियल यूज करें, कोई मेटेलिक, ताकि उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट आ जाए और वो इंड्यूस्ड करंट क्या करे, मोशन को अपोज करे। तो मेटेलिक करंट इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, इंड्यूस्ड एडी करंट्स अपोजिस द मोशन, इंड्यूस्ड एडी करंट्स opposes motion and makes गैल्वेनोमीटर डेड बीट। गैल्वेनोमीटर को कैसा बना देते हैं, डेड बीट, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं, दैट इज द इंडक्शन फर्नेस, दैट इज द इंडक्शन फर्नेस। आपको पता फर्नेस मेटलर्जी में काम आती है, हमारे पास मेटल्स को मेल्ट करने के लिए और के एक्सट्रैक्शन के लिए फ्रॉम द मिनरल्स। तो एलॉयज की फॉर्मेशन जब करते हैं तो दो या दो से ज्यादा मेटल्स को एक दूसरे से कंबाइन करना पड़ता है, उनका टेक्सचर एक दूसरे में कंस्टिट्यूएंट्स को मिलाना पड़ता है, तो उसके लिए हीटिंग की जरूरत पड़ती है। वो हीटिंग किसकी हेल्प से करते हैं, हम इंडक्शन कॉइल ले लेते हैं। सपोज ये इंडक्शन कॉइल है और इस इंडक्शन कॉइल को हम किसी हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल से एसी करंट पास कर देते हैं। तो जो एसी करंट पास होगा तो इसके अंदर एडी करंट्स इंड्यूस होंगे। ये जो मटेरियल है, सपोज ये सिंपल पड़े थे, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होंगे, एडी करंट्स इंड्यूस हो जाएंगे। सपोज क्या होंगे, एडी करंट्स इंड्यूस होंगे, और एडी करंट्स इंड्यूस होंगे तो इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट होगा, आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि इनका कुछ रेजिस्टेंस भी है और करंट बढ़ेगा, एडी करंट्स तो हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर राइज होगा, तो क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, एक सफिशिएंट टेम्परेचर तक राइज हो जाएगा टेम्परेचर, और ये क्या कर जाएंगे, मेल्ट कर जाएंगे। टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू दिस हीट, टेम्परेचर राइजेस टू सफिशिएंट range so that metals melt, मेटल क्या कर जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ इंडक्शन फर्नेस में क्या काम आएगा हमारे पास, एलॉयज की फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज फ्रॉम metals in melting them by use of eddy currents के यूज, ठीक है। तो इंडक्शन फर्नेस में भी काम आता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन और देखते हैं इसके बाद। क्योंकि हम देख चुके थे कि एडी करंट्स रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, तो इसलिए मशीनरी पार्ट्स की मोशन को रिटार्ड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, रिटार्ड का मतलब ब्रेकिंग एक्शन में भी यूज कर सकते हैं। तो जिन कंट्रीज के अंदर मैग्नेटिक ट्रेन चलती है, मैग्लेव्स जिनको हम बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, तो जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स या मैग्लेव्स हैं, मैग्लेव का मतलब होता है मैग्नेटिक लेविलेशन ट्रेन्स, मैग्नेटिक लेविलेशन
इसमें क्या है कि जो रेल्स होती हैं, सपोज ये रेल्स है हमारे पास, तो उन रेल्स से जस्ट अबव मैग्नेट सेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, इस रेल से अबव क्या सेट कर दिया, सपोज कोई मैग्नेट सेट कर दिए, और जैसे ही इन मैग्नेट्स की सप्लाई को, सपोज हमने स्विच रख लिया, जब हमें मोशन क्या करनी है, अपोज करनी है, रोकना है, तो सपोज सप्लाई को ऑन कर दिया, सप्लाई को ऑन करेंगे तो इस मैग्नेटिक, इस जो मैग्नेट थे, मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेंगे इसके साथ, वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, चेंज होगी, इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रही होगी, तो उसका अमाउंट क्या होगा, चेंज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसके अंदर क्या होंगे, एडी करंट्स इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और एडी करंट्स इंड्यूस होंगे तो एडी करंट्स क्या करते हैं, अपोजेस द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, दैट इज रिटार्ड्स, रिटार्ड करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई मैकेनिकल लिंकेज नहीं है, फिर भी जो आपकी जो ट्रेन है वो किसके अंदर आ जाएगी, दैट इज सेट इनटू द रेस्ट। तो एज देयर इज नो मैकेनिकल लिंकेज, कोई मैकेनिकल लिंकेज नहीं है, सो ब्रेकिंग एक्शन इज स्मूथ, ब्रेकिंग एक्शन इज स्मूथ, ब्रेकिंग एक्शन कैसा है, स्मूथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन इसकी, वो है आपके पास, दे आर द एनर्जी मीटर्स। पहले इलेक्ट्रिसिटी के जो मीटर यूज होते थे, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गए, पहले जो मीटर होते थे उसके अंदर एक एल्यूमिनियम की डिस्क यूज होती थी, क्या होती थी, एक डिस्क होती थी ऐसी, ठीक है, जिसके अंदर एक साइनी मटेरियल आपको बाहर की तरफ दिख रहा होता था, और एक पॉइंटर होता था, सपोज ये पॉइंटर है, ठीक है, और उसके ऊपर नंबरिंग लिखी होती थी, जो डिजिट्स होती थी उन खानों के अंदर, और एक रेवोल्यूशन कर लिया तो एक डिजिट चढ़ेगी, दूसरी फिर तीसरी, इस तरह से आपका मीटर बाइक का रीडिंग शो करता है, गेज शो करता है, उस तरह से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मेटल डिस्क मूव करती थी, और मेटल डिस्क मूव करेगी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगी तो फ्लक्स चेंज होगी। और ये हमारे पास जो मैग्नेट है, मैग्नेट किससे बनाया है हमने, करंट से, ठीक है, जो करंट की जो सप्लाई है, वो करंट जितना लोड खींचेगा, ठीक है, सोर्स से जितना जो लोड से आप पंखा ट्यूब बल्ब लगा रहे हो, जितना करंट खींचेगा, उसकी करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी, करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रही है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होंगे, और करंट इस इंड्यूस इसके अंदर क्या करेंगे, एडी करंट से, तो इसकी जो फील्ड अप्लाइड फील्ड है उसी की डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, वो डिस्क क्या करेगी, जो उसका एक्सल है वो रोटेशन करेगा, तो डिस्क रोटेट करने लगती है आपके पास। ठीक है, तो एनर्जी मीटर्स में एनर्जी यूनिट्स को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है एडी करंट्स का इफेक्ट। इसके अलावा जो आपकी एसी मोटर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर भी, या इंडक्शन मोटर्स कहते हैं, इंडक्शन मोटर्स के अंदर यूज किया जा सकता है। इसके अलावा आपको पता होगा कि जब किसी पर्सन के बॉडी पेन करती है तो उसको कहते हैं कि आप सेक कर लीजिए, तो सेक करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है, ठीक है, उसके अंदर, उस प्लेट के अंदर जो बैक के नीचे लगाई गई है, उसके अंदर हमारे पास कॉइल्स यूज की जाती है, उस कॉइल के अंदर करंट पास कर दिया, करंट पास करके यहाँ पे मेटल की कोई प्लेट रख दी, ये सपोज मेटल की प्लेट है, मेटल, तो जब करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, ईएमएफ इंड्यूस होकर के इसके अंदर कैसे करंट आ जाएंगे, एडी करंट्स आ जाएंगे, इनके अंदर क्या आ जाएंगे, एडी करंट्स आएंगे, और वो एडी करंट्स क्या करेंगे, हीटिंग इफेक्ट करेंगे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, सपोज इस तरह से ले ली कोई भी ओरिएंटेशन एज पर द लेंस लॉ,
और उन एडी करंट्स के कारण से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो आपके पास हीट ट्रीटमेंट में यूज होगी, तो आप इसको कह सकते हैं डायाथर्मी वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, डायाथर्मी। थर्म स्टैंड्स फॉर द हीट, दैट इज डीप हीट treatment of body, treatment to treat muscular pain, to treat muscular pain। हालांकि एडी करंट्स की जो डिसएडवांटेजेस थे उनको हम एप्लीकेशन के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन जो एडी करंट्स के डिसएडवांटेजेस अनडिजायरेबल इफेक्ट्स है उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि एडी करंट्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते। मिनिमाइज करने के तरीके हम देखते हैं। एज वी नो कि एडी करंट्स हैं वो अपने साथ अनडिजायरेबल इफेक्ट रखते हैं। कौन कौन से अनडिजायरेबल इफेक्ट रखते हैं? एक तो एडी करंट्स रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं। अनडिजायरेबल इफेक्ट्स are associated with eddy currents। पहला तो ये कहता है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, अपोज इज द रिलेटिव मोशन। सेकंड कहता है कि हीट लॉस करवाते हैं, मीन्स एनर्जी लॉस, दैट इज एनर्जी लॉस अकर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। H इज इक्वल टू हम कहते थे आर स्क्वायर RT। थर्ड, इस हीट के कारण से due to this heat produced, insulations may break due to the heating, the insulation of appliances may break, which results into the decrease in life है जो appliance की decrease हो जाती है, which results into the decrease in the life of appliance। तो इन अनडिजायरेबल इफेक्ट्स को देखते हुए हमें एडी करंट्स को मिनिमाइज करना है। तो एडी करंट्स को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर जो कंडक्टिंग कोर ले लेते हैं, सपोज हमारे पास यूज करते हैं किसके अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर, ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर हीट इफेक्ट प्रोड्यूस होकर के एनर्जी लॉस होते हैं, जो हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। ट्रांसफार्मर की कोर हो, चाहे आपके पास डायनेमो की कोर हो, डायनेमो या जनरेटर या चोक कॉइल हो या मोटर है, उसकी जो कोर यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, इन सब की जो कोर यूज कर रहे हैं, उस कोर को हम इंसुलेटेड थिन शीट्स की फॉर्म में ले लें। सपोज ये हमारे पास इस तरह की कोर अगर ले रखी थी किसी ने, और ये कोई मैग्नेटिक फील्ड सपोज इसके अंदर रखे, तो हम इस कंडक्टर को थिन शीट्स की फॉर्म में ले लें। कोर को किसकी फॉर्म ले लें, थिन इंसुलेटेड शीट्स, थिन इंसुलेटेड, इंसुलेटेड मतलब इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड, थिन इंसुलेटेड शीट्स placed one over the other, placed one over the other। ऐसा करने से जो एडी करंट्स है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। आप इनको किसकी फॉर्म में ले लीजिए, थिन शीट्स की फॉर्म में ले लीजिए, एक शीट फिर दूसरी शीट तीसरी शीट, इस तरह से।
तो शीट की फॉर्म में लेंगे और एक्चुअली इनको इंसुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, वार्निश यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन करने के लिए, या लिखकर, ताकि जो उनके एडी करंट्स है वो एक दूसरे से क्या रहे, सेपरेट रहे, फील्ड इसके पैरेलल रहेगा, इंटरसेप्ट करेगा एडी करंट्स को, तो मिनिमाइज हो जाएंगे आपके पास। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए हम यूज करते हैं लिक्विड यूज करते हैं या वार्निश यूज करते हैं, और इन शीट्स को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। वैसा करने से क्या होगा, एडी करंट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाते हैं, एडी करंट्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज, ठीक है, रिड्यूस हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, लेकिन एलिमिनेट नहीं होते, ठीक है। याद रखना, एडी करंट्स को मिनिमाइज किया जा सकता है, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट इसके बाद हम सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन डिस्कस करें।